नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं के लिए पाठ क्रमांक 13 जो वसंत भाग 2 में संकलित है एक तिनका, यह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक तिनका यह जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक हैं वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन जी। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बड़ा व्यक्ति ही केवल हमारा गुरु नहीं होता है। इंसान छोटा हो बड़ा हो, अगर हम उनसे कुछ चीजें सीखते हैं तो जिनसे हमने वह चीजें सीखी है या ज्ञान प्राप्त किया है, वह भी हमारे लिए गुरु के स्थान पर होते हैं। जीवन में आगे बढ़ते समय जिस प्रकार से हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, हमारा स्वभाव अच्छा होता है, उसी प्रकार कुछ दुर्गुण भी हमारे अंदर होते हैं जिनको त्यागना है। और उन दुर्गुणों को त्यागने के पश्चात हमें क्या करना है, जीवन में आगे के सफर की ओर बढ़ना है। तो एक तिनका यह जो कविता है, इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिओंन जी जो हैं, उन्होंने भी यही समझाने का प्रयास किया है। ऐसा होता है कि जीवन में किसी बात को लेकर हमें घमंड होता है, ऐंठ होती है। जैसे कि मुझे कोई कला है, वह मुझे बहुत अच्छे से अवगत है और इस बात का मुझे घमंड होता है, परंतु वह घमंड मेरे लिए अच्छा नहीं है और ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। हम केवल हमारे अहंकार में, हमारे घमंड में ही मस्त रहते हैं, परंतु हमारे घमंड को एक छोटी सी वस्तु, छोटी सी चीज भी क्या कर सकती है, चूर चूर कर सकती है, जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। और यही बात बताने का प्रयास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओंन जी जो हैं, उन्होंने एक तिनका इस कविता के माध्यम से किया है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं आज का हमारा पाठ क्रमांक 13 जो एक कविता है एक तिनका। एक तिनका, इस कविता में कवि ने यह दर्शाना चाहा है कि कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने से बहुत छोटी भी घमंड को चूर चूर कर जाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि एक तिनका यह जो कविता है, इस कविता में भी कवि ने यह दर्शाना चाहा है कि कभी कभी हमें किसी बात को लेकर काफी घमंड होता है। जैसे कि वह कला हमें अवगत है या कोई वस्तु है वो हमारे पास या हमारी संपत्ति पर या हमारे सौंदर्य पर, किसी भी बात को लेकर हमें घमंड होता है, परंतु वह घमंड हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। अगर हमें किसी बात को लेकर घमंड है, वह घमंड हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अपने से भी बहुत छोटा भी क्या करता है, इस घमंड को चूर चूर कर सकता है, यानी कि हमारा अंदर जो घमंड है उस घमंड को नष्ट कर सकता है। कवि जो है उन्होंने कहा है कि एक दिन मैं अपनी छत के किनारे पर खड़ा था। अब देखिए, कवि ने खुद का ही वर्णन किया है कि एक दिन कवि कहाँ खड़ा है, उनके घर की जो छत है ना, उस छत के किनारे पर खड़ा था कि अचानक दूर से एक तिनका आकर मेरी आंख में पड़ गया। जब कवि अपने घर के छत पर खड़ा है तो उसी वक्त क्या होता है कि अचानक से एक बात घटित होती है, और वह बात घटित ऐसी होती है कि एक तिनका जो होता है, वह तिनका आकर क्या होता है, यह जो कवि है इस कवि की आंख में पड़ता है। बच्चों, तिनका अर्थात क्या आपको पता है? नहीं। तो देखिए, मैं आशा करती हूँ आप आपकी पाठ्य पुस्तक के साथ पेंसिल लेकर बैठे होंगे, तो पेंसिल से तिनका इस शब्द के नीचे आप अधोरेखांकित कर लीजिए और उसका अर्थ लिख लीजिए। तिनका अर्थात सूखी घास का बहुत छोटा सा टुकड़ा। मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, तिनका अर्थात सूखी घास का बहुत छोटा सा टुकड़ा। तो यह जो सूखी घास होती है
वह बहुत हल्की फुल्की होती है, और वह इतनी हल्की फुल्की होती है कि हवा के झोंके के साथ वह कहीं भी उस प्रवाह के साथ बह जाती है या उड़ती है। यानी कि हवा का झोंका या तेज हवा जिस ओर बहती है उस ओर यह घास का तिनका भी क्या होता है, अत्यंत हल्का फुल्का होने के कारण वह भी हवा के झोंके के साथ बहता चला जाता है या उड़ने लगता है। तो एक दिन क्या होता है, जब कवि अपने ही छत पर जब खड़ा होता है किनारे पर छत के, तो उसी वक्त अचानक क्या हो जाता है कि दूर से एक तिनका आकर कवि की आंख में पड़ जाता है, और इस बात से कवि काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां जो तिनका है वह तिनका कहाँ आकर पड़ा है, उनकी आंख में पड़ा है। अब इस बात को लेकर कवि परेशान हो जाते हैं, उनकी जो आंख है वह लाल हो जाती है और दर्द होने लगता है। यह तिनका उनकी आंखों में गिर गया, इसलिए वह आंखों में चुभने लगा है। निकालने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु वह निकल नहीं रहा है, और तिनका जाते ही कवि जो है उनकी आंख क्या हो जाती है, लाल हो गई थी, क्योंकि तिनका अंदर चुभ रहा था आंखों में, और इसी कारण उन्हें काफी दर्द महसूस होने लगा था। लोग आंख पर कपड़े की मूठ अर्थात कपड़े को इकट्ठा करके मुंह से बाप देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, आंख पर कपड़े की मूठ देने लगते हैं। कपड़े की मूठ देना अर्थात जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, उसे इकट्ठा किया जाता है और अपने मुंह के सामने रखा जाता है, और अपने मुंह की जो हवा होती है ना, जो गर्म हवा बाहर निकलती है, वो उस पर डाली जाती है, और वही कपड़ा तुरंत क्या किया जाता है, अपनी आंखों पर लगाया जाता है, कि ताकि उस गर्माहट से थोड़े सा हमें आराम मिल जाए। तो कवि यहाँ बताते हैं कि जब वह तिनका मेरी आंखों में आके पड़ा, तो इस बात से मैं काफी परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गए कवि? क्योंकि जब तिनका उनकी आंखों में आकर गिरा तो उससे उनकी आंख लाल हो गई और उन्हें काफी दर्द महसूस होने लगा, क्योंकि तिनका आंखों से निकल नहीं रहा था और वह आंखों में चुभ रहा था, इसी कारण उन्हें दर्द होने लगा था। अब इस दर्द को कम करने के लिए या उस तिनके को आंख से निकालने के लिए लोग अनेक प्रयास करने लगे। लोगों ने क्या किया, आंख पर कपड़े की मूठ देने लगे। तो कुछ ही देर में क्या हो गया, मेरा घमंड भाग गया। कुछ ही देर में क्या हो गया, कवि ने यहाँ क्या बताया कि जब लोग मुझे मदद करने लगे, कपड़े को इकट्ठा करके मेरी आंख पर रखने लगे, या लोग क्या करने लगे, आंख पर कपड़े की मूठ देने लगे, तो उस समय क्या हो गया, कुछ ही देर में यह सारे हालात देखकर मेरा घमंड जो है वह घमंड भाग गया। यानी कि मैं जो घमंड से भरा हुआ था, मेरा घमंड पूरा चूर-चूर हो गया। ऐसे कवि यहाँ बता रहे हैं। जब किसी तरीके से तिनका आंख से निकला तो मुझे लगा कि जैसे मुझे ताना दे रहा हो कि तू इतना घमंड क्यों करता है, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो नन्हा तिनका भी बहुत है। अब देखिए कवि ने यहाँ क्या कहा है कि आंख में जो तिनका गया है उस तिनके को निकालने के लिए लोगों ने अनेक प्रयास करना शुरू कर दिया, जैसे कि लोगों ने कपड़े की मूठ देने लगे लोग। तो कवि यहाँ कहता है कि यह सारा दृश्य जब घटित हो रहा था तो उसी समय कुछ देर के पश्चात मेरा जो घमंड है वह चूर चूर हो गया, अर्थात भाग गया। जब किसी तरीके से यह तिनका उनकी आंख से निकल गया तो उन्हें ऐसा लगा, अनेक प्रयास तो किए गए तिनके को निकालने के लिए। तो कवि कहता है कि तिनके को निकालने के लिए अनेक प्रयास किए गए और आंख से तिनका भी निकल गया, परंतु जब आंख से तिनका निकल गया तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे मुझे वह तिनका ताना दे रहा है। सच में तिनका हमसे बात कर सकता है क्या? नहीं, यह कवि की कल्पना है। ऐसा कवि को लगता है कि जैसे मुझे ताना दे रहा हो कि तू इतना घमंड क्यों करता है। यानी कि कवि को अपने आप पर जो घमंड है वह घमंड कवि क्यों करता है, इस बात को लेकर उसे अर्थात कवि को ताना दे रहा है ऐसे लगता है। और आगे चलकर उसे ऐसा भी लगता है कि कहा गया है, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो नन्हा तिनका भी बहुत है।
अब देखिए तिनका तो इतना हल्का फुल्का सा होता है, जो घास होती है जब वह सूखती है तो सूखने के बाद उस काफी हल्की फुल्की हो जाती है। तो वह एक नन्हा सा जो तिनका है, वह तिनका भी तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए काफी है या बहुत है, ऐसा जब कहा जाता है तो लेखक का घमंड जो है वह क्या होता है, भाग जाता है, चूर चूर हो जाता है। मैं घमंडों में, अब देखिए यहाँ कवि हमें इस कविता के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि हमें कभी अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने से बहुत छोटे भी क्या करते हैं, हमारे घमंड को चूर करते हैं। जैसे कि कवि ने बताया है कि एक तिनका जो है वह जब उड़कर कवि की आंख में आकर गिरता है तो उसकी वजह से कवि काफी परेशान हो जाते हैं, और काफी परेशान होने के पश्चात जब लोग उनके उस आंख में गए तिनके को निकालने के लिए अथक प्रयास करते हैं और जब वह तिनका निकालते हैं तो मानो कवि को ऐसा लग रहा है कि उन्हें ताने दिए जा रहे हैं, और वह ताना इस प्रकार से था कि तुम अपने आप पर इतना घमंड क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारा घमंड जो है वह घमंड चूर चूर करने के लिए केवल एक तिनका भी बहुत है। अब चलिए हम क्या करते हैं, हमारी कविता की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने हमारी कविता का सार देखा। सबसे पहले मैं कुछ काव्यांश पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक पर आप उंगली रखकर उसे पढ़िए, ताकि मेरे साथ आप जब आपकी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो आपका पढ़ना भी हो जाएगा और ध्यान देना भी हो जाएगा। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। यह जो काव्यांश है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए और आपकी पाठ्यपुस्तक में ध्यान दीजिए बच्चों। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत जो काव्यांश है उसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं। वह शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। बच्चों मैं इन शब्दार्थों को पढ़ूंगी और उनके अर्थ भी बताऊंगी। आपको पेंसिल से आपके पाठ्य पुस्तक में अधोरेखांकित करके उनके अर्थ लिख लेने हैं। कठिन शब्दार्थ, प्रथम घमंड अर्थात अभिमान, दूसरा ऐठ अर्थात अभिमान से तनकर, तीसरा मुंडेरे अर्थात छत का किनारा, चौथा अचानक अर्थात यकायक या एकदम, पांचवा तिनका अर्थात सूखी घास का बहुत छोटा सा टुकड़ा। बच्चों यह जो कठिन शब्दार्थ है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रथम घमंड अर्थात अभिमान, दूसरा ऐठ अर्थात अभिमान से तनकर, तीसरा मुंडेरे अर्थात छत का किनारा, चौथा अचानक अर्थात यकायक एकदम, पांचवा तिनका अर्थात सूखी घास का बहुत छोटा सा टुकड़ा। तो मैंने जो काव्यांश पढ़ा उसका अर्थ क्या है यह हम देखते हैं बच्चों, कि कवि अपनी छत के किनारे पर घमंड से चूर अर्थात अपने आप पर गर्व करता हुआ खड़ा था। अब देखिए जैसे कि हमने पहली पंक्ति जो पढ़ी है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि कवि अपने घर की जो छत है उस छत के किनारे पर घमंड से चूर चूर अर्थात अपने आप पर
पर गर्व करता हुआ खड़ा था। कवि कैसे खड़ा था? अपने आप पर गर्व करते हुए खड़ा था। और यह कवि कहाँ खड़ा था? अपनी छत के किनारे पर खड़ा था। तो देखिए, यह जो काव्य पंक्ति है उसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि कवि अपनी छत के किनारे पर घमंड से चूर अर्थात अपने आप पर गर्व करता हुआ खड़ा था। आगे की जो पंक्ति है वह इस प्रकार से है, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अब देखिए, कवि कहते हैं कि जब मैं अपने घर की छत के किनारे पर घमंड से चूर चूर अर्थात अपने आप पर गर्व करता हुआ खड़ा था, तो कवि के मन में यह विचार था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए, कवि का विचार क्या था कि या कवि को क्या लगता था बच्चों? कवि को ऐसा लगता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता है या कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता है। तो कवि को अपने आप पर इस बात के लिए घमंड था या गर्व था कि कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता या कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अचानक से दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आता है और वह क्या हो जाता है? कवि की आंख में पड़ जाता है। अब तेज हवा चलती है तो तेज हवा के साथ काफी सारी चीजें बहती हुई आती है, जैसे कि हमारा प्लास्टिक है, सूखा हुआ कचरा है, ठीक है, मिट्टी है, जो हवा के तेज हवा बहती है तो उसके साथ बहते हुए उड़ते हुए चले आते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कवि अपनी छत के किनारे पर घमंड से चूर हुए अर्थात अपने आप पर गर्व करते हुए खड़ा था, यानी कि वह अपने आप के बारे में ही सोच रहा था और उसके मन में उसी वक्त यह विचार आया था कि मैं खुद स्वयं काफी सक्षम हूं कि इसी कारण कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता या कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता है। जब कवि सोच में डूबा था तो उसी वक्त अचानक क्या हो जाता है कि दूर से एक तिनका जो होता है, तिनका अर्थात सूखी घास का बहुत छोटा सा टुकड़ा, तो यह सूखी घास का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाता है? हवा के साथ उड़ता हुआ आता है और कवि की आंख में पड़ जाता है। सूखी घास का जो बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है वह किसके साथ उड़कर आता है बच्चों? हवा के साथ। और वह कहाँ गिर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वह कहाँ गिर पड़ता है? कवि की आंख में पड़ जाता है। आगे देखिए, आगे की जो काव्यांश पंक्तियां हैं वह इस प्रकार से हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मोठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। यह जो काव्य पंक्तियां हैं, यह जो काव्यांश है वह मैं पुनः एक बार पढ़ती हूँ। जब मैं यह पुनः एक बार दोहराऊंगी तो बच्चों आप आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से उसे देख लेना। देखिए, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। यह जो काव्यांश है, इस काव्यांश में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। वह इस प्रकार से है कि जिन कठिन शब्दार्थों को मैं दोहराऊंगी या मैं बताऊंगी आपको, तो आपको पेंसिल से आपकी पाठ्य पुस्तक में अधोरेखांकित करके उसके अर्थ लिख के लेना है। प्रथम है झिझक अर्थात शर्म, दूसरा है बेचैन अर्थात व्याकुल, तीसरा है दुखने लगी अर्थात दर्द होने लगी, चौथा है मुठ अर्थात कपड़े को इकट्ठा करना, पांचवा है ऐठ अर्थात अकड़ या घमंड, छठा है दबे पांव
भगी, अर्थात चुपचाप चली गई। बच्चों, यह जो कठिन शब्दार्थ है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। पहला, झिझक अर्थात शर्म। दूसरा, बेचैन अर्थात व्याकुल। तीसरा, दुखने लगी अर्थात दर्द होने लगी। चौथा, मुठ अर्थात कपड़े को इकट्ठा करना। पांचवा, ऐठ अर्थात अकड़, घमंड। छठा, दबे पांव भगी अर्थात चुपचाप चली गई। अब यह जो प्रस्तुत काव्यांश मैंने पढ़ा है उसका अर्थ देखते हैं कि क्या होता है, या इस काव्यांश के द्वारा कवि हमें क्या दर्शाना चाहते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब देखिए, हमने पिछले काव्यांश में यह देखा था कि छत के किनारे पर जब कवि खड़ा था, जो कि अपने ही घमंड में चूर था, तो अचानक उसी समय क्या हो जाता है कि हवा के साथ एक जो तिनका होता है, यानी कि सूखी घास का जो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है, वह आकर क्या हो जाता है, कवि की आंखों में गिरता है। अब इससे क्या होता है कि कवि की आंख में तिनका गिरते ही वह तिलमिला उठता है। कवि क्या करता है, जब उसकी आंख में तिनका गिरता है तो वह क्या करता है, तिलमिला उठता है, यानी कि काफी परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। अब देखिए, झिझक अर्थात शर्म। तो कवि यहाँ कहता है कि एक तिनका उसकी आंख में गिरने के कारण वह काफी परेशान हो जाता है, वह तिलमिला उठता है, वह अत्यंत बेचैन हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए कि जिससे यह तिनका उसकी आंख से निकल जाए और उसे होने वाली परेशानी या उसकी बेचैनी कम हो जाए। अब देखिए, कवि की आंख में तिनका गिरा था। तिनका तो एक छोटे से घास का मामूली से टुकड़ा होता है, परंतु यह तिनका जैसे ही उसकी आंखों में गिरता है तो कवि काफी परेशान हो जाता है, वह तिलमिला उठता है, कवि काफी बेचैन हो जाता है और उसकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। हमारी जो आंख होती है ना, वह काफी नाजुक होती है बच्चों। अगर आपने कभी गौर किया होगा, पता नहीं मुझे, कि अगर किसी की उंगली भी अगर हमारी आंख में गई तो काफी देर तक हम परेशान रहते हैं कि वह उंगली हमारी आंख में गई, तुरंत हमारी आंख में से पानी निकलने लगता है। अगर पंखे की हवा भी तेज है तभी भी हमारी आंख उसको सह नहीं पाती, हमारी आंख से पानी निकल आता है। यानी कि आंख यह हमारा इंद्रिय जो है वह काफी नाजुक इंद्रिय है। तो कवि की आंखों में जब तिनका गिर जाता है तो वह इस बात से परेशान हो जाता है, तिलमिला उठता है, वह बेचैन होता है क्योंकि तिनका आंखों में गिरने से उसे दर्द महसूस हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है कवि को कि उसकी आंख में तिनका जब गिरता है। इस बात से जब तिनका कवि की आंखों में गिरता है तो उसकी आंख क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, और लाल होने के कारण उसकी आंख वापस क्या होने लगती है, दुखने लगती है। अगर आपकी आंखों में भी कभी कुछ चला जाता है तो आपकी आंख भी दुखने लगती है और लाल लाल होती है ना, उसी प्रकार यह जो कवि है, इसकी आंखों में जब तिनका गिरता है तो उस तिनके के वजह से उसकी आंख लाल हो जाती है और काफी दुखने लगती है। अब कवि परेशान है, उसकी परेशानी कम करने के लिए उसके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्होंने क्या किया कि कवि की मदद करने लगे। अब उन्होंने कवि की मदद किस प्रकार से की, तो लोगों ने उसकी आंख में कपड़े की मूठ देकर तिनके को निकालना चाहा। अभी लोगों को यह पता चला कि कवि परेशान है, और कवि जब परेशान है तो उसकी परेशानी का कारण उन्होंने पूछा तो उन्हें यह पता चला कि कवि इस वजह से परेशान है कि उसकी आंख में तिनका गिरा है। तब
तब लोगों ने क्या किया, उसकी परेशानी कम करने के लिए उसकी आंख में कपड़े की मूठ देकर तिनके को निकालना चाहा। लोगों ने क्या किया कि कवि की आंख में जो तिनका गिरा है उससे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और इसीलिए लोगों ने क्या किया कि जो कवि की आंख है उस आंख में कपड़े की मूठ देकर उन्होंने क्या किया, तिनके को बाहर निकालने का प्रयास किया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। अब देखिए यहाँ आगे की काव्यांश पंक्तियां हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ नहीं आऊं मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। काफी बड़ा संदेश दिया है कवि ने इन पंक्तियों द्वारा। बच्चों यह पंक्तियां मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, इस काव्यांश को आप ध्यान से सुनिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यह जो काव्यांश है इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं आए हुए जो इस प्रकार से है। बच्चों इन कठिन शब्दार्थों को आपको क्या करना है, आपके पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करना है और उनके अर्थ लिख कर लेने हैं। तो लिखिए कठिन शब्दार्थ। पहला है ढब, अर्थात तरीके से या किसी तरह। दूसरा है समझ, अर्थात बुद्धि या सोचने की शक्ति। तीसरा है ताने, अर्थात उलाहना। चौथा है ऐठता, अर्थात घमंड करता। बच्चों यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर किसी का लिखकर अर्थ लेना बाकी है तो उसका अर्थ लिख कर लीजिए अपनी पाठ्यपुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करके। कठिन शब्दार्थ। प्रथम ढब, अर्थात तरीके से या किसी तरह। दूसरा है समझ, अर्थात बुद्धि या सोचने की शक्ति। तीसरा है ताने, अर्थात उलाहना। और चौथा है ऐठता, अर्थात घमंड करता। अब देखिए यहाँ प्रस्तुत काव्यांश जो मैंने पढ़ा है उसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि जब लोगों के अथक प्रयास से कवि की आंख का तिनका निकल गया तो उसकी बुद्धि ने उसे सचेत करना चाहा। अब देखिए कवि तो अपने घमंड में चूर छत के किनारे पर खड़ा था, उसी वक्त एक छोटा सा तिनका उसकी आंख में चला जाता है जिसकी वजह से काफी कवि परेशान हो जाता है। और कवि की परेशानी कम करने के लिए लोगों ने अनेक प्रयास किए और वह उनके प्रयासों में सफल हो गए कि लोगों ने कपड़े की मूठ देने लगे कवि को। जब लोगों ने अथक प्रयास से कवि की आंख का तिनका निकाल दिया, लोगों ने प्रयास किए ना कवि की आंखों का तिनका निकालने के लिए, तो वह उनकी आंख में गिरा हुआ जो तिनका है वह निकल जाता है। तो उसी वक्त कवि की जो बुद्धि है, उनकी जो सोच है, उस सोच ने उन्हें सचेत करना चाहा, यानी कि उन्हें समझाना चाहा कि उसे अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। उसे अर्थात कवि को अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल एक तिनका भी उसके घमंड को चूर करने के लिए काफी है। या एक तिनका जो है, छोटा सा तिनका, सूखी घास का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा जिसे हम तिनका कहते हैं, तो यह छोटा सा तिनका भी जो है, उस तिनके ने क्या किया, कवि की घमंड को तोड़ दिया।
तो यह जो प्रस्तुत काव्यांश है, इस प्रस्तुत काव्यांश में कवि हमें यह दर्शाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि लोगों ने क्या किया, अथक प्रयास किए। किस लिए प्रयास किया लोगों ने अथक? कि कवि की आंख का तिनका निकल जाए, कि जो तिनका उसकी आंख में गिरा था। और जब लोगों ने कवि की आंख में गिरा हुआ तिनका निकाल दिया तो उसी वक्त कवि को ऐसा लगता है कि वह व्यर्थ ही अपने आप पर घमंड कर रहे थे। उनकी सोच ने उन्हें सचेत किया, उनकी बुद्धि ने उन्हें सचेत किया और उन्हें यह कहा या उन्हें यह समझाना चाहा कि उन्हें अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका कारण भी उन्होंने बताया है कि केवल एक छोटे से तिनका कवि की आंख में जब गया तो उस बात से कवि काफी परेशान हो चुके थे और इस बात को लेकर लोगों ने उनकी मदद की और उनकी आंख का तिनका निकाल दिया। तो यहाँ उनकी जो बुद्धि है वह बुद्धि उन्हें सचेत करती है कि केवल एक तिनका ही क्या है, काफी है उनका घमंड चूर करने के लिए। तो एक तिनका यह कविता यही समाप्त होती है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।